नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका साइकोलॉजी की क्लास में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बालक के विकास के बारे में। आशा और उम्मीद यही रखेंगे कि आप लोगों को सही तरीके से सही टॉपिक सही गति में और सही तरीके से समझ में आ रहा है। तो हम आगे चर्चाएं करते हैं बालक के विकास में। बालक के विकास को पढ़ रहे थे। बालक के विकास में अभिवृद्धि और विकास के बारे में चर्चाएं कर रहे थे। अभिवृद्धि और विकास। अभिवृद्धि और विकास के बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे। अभिवृद्धि और विकास में देखिए, हम पढ़ रहे थे दोनों शब्दों के बारे में। एक तो अभिवृद्धि, एक तरफ लिखते हैं अभिवृद्धि, दूसरी तरफ लिखते हैं विकास। इनके बारे में चर्चाएं कर रहे थे। तो इनमें हम चर्चाएं कर रहे थे। देखिए एक बार पुनः, जो हमने पिछली वीडियो में जो चर्चाएं रोकी थी उससे आगे बढ़ते हैं कि अभिवृद्धि जो है, अभिवृद्धि जो है वो शारीरिक पक्ष से संबंध रखती है। शारीरिक पक्ष से संबंध रखती है, जबकि विकास जो है, विकास मानसिक पक्ष से संबंध रखता है। अभिवृद्धि शारीरिक पक्ष से संबंध रखती है, विकास मानसिक पक्ष से संबंध रखता है। शारीरिक पक्ष में देखिए, मान के चलिए कि प्राणी की लंबाई, चौड़ाई, भार, वजन, घटना, बढ़ना, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? अभिवृद्धि शरीर का ही हिस्सा है। अब शरीर के शारीरिक पक्ष में हम पहले चर्चाएं कर रहे थे कि ऐसा तो नहीं कि वृद्धि, लंबाई, चौड़ाई, भार हमेशा ये चीज़ें बढ़ती रहती हैं। ये तो स्थायी तो नहीं है, और स्थायी नहीं है तो प्राणी की ये चीज़ें कहीं ना कहीं जाकर के रुकती हैं। तो रुकती हैं तो इसका एक निश्चित समय होता है दोस्तों शारीरिक पक्ष का। लंबाई हमेशा नहीं बढ़ती, वजन हमेशा नहीं बढ़ता। प्राणी के जो बढ़ने लंबाई, वैसे हमने कहा, एक बात कही कि वृद्धि और विकास जो है वो दोनों आगे बढ़ने की ओर संकेत करते हैं। जो बढ़ने की जो क्रियाएं हैं वो सारी की सारी किसमें शामिल की जाएंगी? वृद्धि में की जाएंगी। और जो मानसिक पक्ष जो होगा उसको किस में शामिल करेंगे? विकास में शामिल करेंगे। उसके बाद मानसिक पक्ष की हम बात करें तो मानसिक पक्ष में देखिए मुख्य रूप से जो आएंगे वो आएंगे, चिंतन आएगा, संवेग आएंगे, मस्तिष्क खुद स्वयं आएगा, सूझ आएंगे। ये चीजें इसमें शामिल होंगी मानसिक पक्ष में, कि प्राणी का जो चिंतन है वो किस प्रकार से होता है। चिंतन क्या, प्राणी चिंतन की कोई निश्चित सीमा होती है? नहीं होती। प्राणी की कोई चिंतन की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। चिंतन हम शैशवावस्था में भी करते थे और चिंतन हम आज भी करते हैं, लेकिन लंबाई हमारी उस समय बढ़ती थी, आज नहीं बढ़ रही है। जो दांतों की संख्या उस समय बढ़ती थी, आज नहीं बढ़ रहे हैं। हमारे हाथ और पाँव का जो तलवा है उस समय बढ़ रहा था, आज नहीं बढ़ रहा है। तो ये क्या है? चिंतन जो है वो हमारा उस समय भी बढ़ रहा था, आज भी बढ़ रहा है। आगे जिस समय हम अंतिम स्वरूप में मरते शैया पे होंगे उस समय भी हम कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे। जब हम खटिया में होंगे ना अंतिम शैया पे, उस समय भी हमारे मस्तिष्क में कुछ ना कुछ विचार आएंगे। और वो विचार और चिंतन दोनों में अंतर है दोस्तों, ये ध्यान रखना। हमारे चिंतन किसे कहते हैं? कई बार एक साइकोलॉजी में हर एक चीज़ पूछ जाती है कि विचार जो है वो विचार उस चिंतन के समय काम आने वाले तत्व हैं। विचार किसे कहते हैं? चिंतन के समय काम आने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? विचार कहलाते हैं। और उन्हीं विचारों से किसका निर्माण होता है? चिंतन का। उसके बाद में संवेग। आगे हम संवेगों के बारे में पढ़ेंगे, आगे अलग से पढ़ेंगे। वृद्धि और विकास जैसे ही हमारा पूर्ण होता है तो हम इस संवेग के बारे में
और इस मस्तिष्क का तो हम अलग से कोई वर्णन नहीं करते। और सूझ के बारे में, सूझ का सिद्धांत हम आगे गेस्टाल्टवादियों के साथ पढ़ेंगे कि सूझ क्या है, रियलिटी में सूझ क्या है, उसके बारे में चर्चाएं करेंगे। तो अभी हम इसमें मुख्य रूप से अंतर देखते हैं साथियों, अंतर देखते हैं। अंतर में देखिए, सबसे पहला जो अंतर मैं यहाँ लिखूं कि अभिवर्धी में, कि अभिवर्धी जो है वो निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। वर्दी में मैंने लिखा कि वर्दी जो है वो एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। विकास में, इधर विकास में देखिए, विकास अनिश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। और ये निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया और कहाँ तक है? किशोरावस्था तक। अभिवृद्धि जो है वो एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। निश्चित समय कौन है? किशोरावस्था तक। उसके बाद में देखिए, अभिवृद्धि में वृद्धि को नापा तोला और मापा जा सकता है। वृद्धि को नापा तोला और मापा जा सकता है, जबकि हम इसी को विकास में लिखते हैं। विकास का नाप तोल माप संभव नहीं है। वृद्धि को नापा तोला और मापा जा सकता है, और विकास का नाप तोल माप संभव नहीं है। उधर देखिए, तीसरे में वृद्धि एक पक्षीय होती है। वृद्धि क्या है? एक पक्षीय होती है। एक पक्षी यहाँ मैं लिखता हूँ, कौन सा पक्ष जो है वो? शारीरिक पक्ष। इधर विकास में इनमें से भी कई बार क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है। वृद्धि एक पक्षीय होती है, कौन सा पक्ष? शारीरिक पक्ष। विकास बहुपक्षीय होता है। बहुपक्षीय कौन सा? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक। ये पक्ष कौन से हैं? विकास के। उसके बाद में 4 नंबर पे मैं यहाँ लिखूं कि वृद्धि एक संकुचित अवधारणा है। वृद्धि क्या है? एक संकुचित अवधारणा है। और यहाँ विकास की तरफ लिखूं, विकास एक व्यापक अवधारणा है। वृद्धि एक संकुचित अवधारणा है, विकास एक व्यापक अवधारणा है। उसके बाद में लिखूं, वृद्धि मात्रात्मक, यहाँ मैं लिखूं वृद्धि मात्रात्मक पक्ष लिए होती है। वृद्धि मात्रात्मक पक्ष लिए होती हैं। और उधर हम मैं कहूँ कि विकास मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों पक्ष लिए रहता है।
इनके बारे में चर्चाएं कर लेते हैं। एक बार कुछ सामान्य अंतर है, इसके बाद में हम आगे के अंतरों में बढ़ेंगे। पहला क्या है कि निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। साथियों, अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है शैशवावस्था, इससे पहले भी होती है गर्भावस्था। मुख्य रूप से हम शैशवावस्था का अध्ययन करते हैं। दूसरी है बाल्यावस्था, तीसरी है किशोरावस्था। पहली हमारी कौन सी है? गर्भावस्था, दूसरी ये शैशवावस्था, तीसरी बाल्यावस्था और तीसरी कौन सी? किशोरावस्था। इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं बालक के वृद्धि के स्वरूप में। तो वृद्धि का जो स्वरूप है, सबसे पहले जो शैशवावस्था है उसमें तीव्र गति से चलता है। किस गति से चलता है? तीव्र गति से। कौन सी अवस्था में? शैशवावस्था में। शैशवावस्था में बालक का जो शारीरिक पक्ष है और मानसिक पक्ष है, दोनों ही तीव्र गति से चलते हैं। अवस्थाओं में हम देखें, चाहे यहाँ हम मान लें शैशवावस्था में विकास भी तीव्र गति से चलेगा और वृद्धि भी तीव्र गति से चलेगी। और उसके बाद बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था में केवल विकास कहीं ना कहीं रुकेगा, लेकिन वृद्धि फिर भी चलती रहेगी किशोरावस्था तक। ये हमने यहाँ एक बात कही कि निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। कौन सी? वृद्धि। और निश्चित समय तक कहाँ तक चलती है? एक निश्चित समय कौन सा है? वृद्धि का। निश्चित समय है किशोरावस्था तक। किशोरावस्था तक वृद्धि चलती है, उसके बाद वृद्धि नहीं चलती। अब ये क्या चलती कैसे? कि हमारी लंबाई बढ़नी है। किशोरावस्था का हम पहले आयु वर्ष देखेंगे। हमारी शैशवावस्था का इस विकास को हम यहाँ लिखते हैं। देखिए, पहले शैशवकाल। शैशवकाल का सामान्य वयस से पहले गर्भकाल होता है। गर्भकाल 270 दिन होता है। 270 दिन के बाद शैशवकाल आता है। शैशवकाल में हम कहते हैं जन्म से, सामान्य मत है ये, 5 या 6 वर्ष का होता है। उसके बाद में बाल्यकाल देखते हैं। बाल्यकाल में 6 से 12 वर्ष होता है। उसके बाद में किशोरावस्था में 12 से 18 वर्ष होता है। ये काल रहते हैं। और इन कालों में शैशवकाल, बाल्यकाल और किशोर, इन तीनों रूपों में जो पहला 0 से 6 वर्ष का है शैशवकाल, उसमें वृद्धि बढ़ी, हमारी लंबाई चौड़ाई बढ़ी बाल्यावस्था में। अब हमारी आयु हो गई 18, 20, 22 वर्ष। मान के चलिए हम सामान्य मत के अनुसार देखें तो 18 वर्ष तक किशोरावस्था मानते हैं। उस आयु के बाद क्या लंबाई हमारी बढ़ती है? लंबाई, चौड़ाई, वजन, ये चीज़ें बढ़ती हैं क्या? ये चीज़ें नहीं बढ़ती। और जब नहीं बढ़ती तो किशोरावस्था तक वृद्धि चलती है। किशोरावस्था के बाद वृद्धि रुक जाती है, जबकि विकास अनिश्चित होता है। विकास क्या होता है? अनिश्चित। यानी मैं यहाँ कहूँ कि बालक ने जन्म लिया नहीं था, उससे पहले विकास प्रारंभ हो गया था, और इससे पहले, जन्म से पहले विकास प्रारंभ हो गया था। ये बात हमने और तुमने नहीं कही, ये विक्टोरिया हरलोक ने कही थी कि गर्भकाल से लेकर के और मृत्यु तक जब प्राणी जन्म नहीं लेता, उससे पहले ही विकास की क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। गर्भ में ही बालक का विकास तीव्र गति से प्रारंभ हो जाता है। ये बात हम अभिमन्यु की जो ये चक्रव्यूह की रचना में पढ़ते हैं, सुखदेव मुनि के बारे में हम पढ़ते हैं, और भक्त और प्रहलाद के बारे में पढ़ते हैं। ये चीज़ें, इन तीनों पात्रों को श्रीमती विक्टोरिया हरलोक ने भी अपने साहित्य में, अपने रिसर्च में उन भारतीय साहित्यों को शामिल किया गया था। भारत के लिए गौरवमयी बात थी दोस्तों। अब ये चीज़ें शामिल की गई थी, इसी से हमें पता लगता है कि बालक का जो विकास है वो गर्भकाल से ही प्रारंभ हो जाता है, और गर्भकाल से मृत्यु तक बालक का विकास चलता रहता है। कभी भी रुकने की अवस्था नहीं आती। हाँ, कहीं ना कहीं गति इसकी कम ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि शैशवावस्था में हम पढ़ते हैं कि शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा बालक का विकास तीव्र गति से होता है, जबकि बाल्यावस्था में आने के बाद विकास की गति मंद हो जाती है, और किशोरावस्था में पुनः एक बार प्रारंभ हो जाती है। तो साथियों, शैशवावस्था में तीव्र थी, बाल्यावस्था में मंद हुई, किशोरावस्था में फिर पुनः तीव्र हुई। अब गति कम ज़्यादा हुई,
लेकिन विकास अवरुद्ध नहीं हुआ, विकास रुका नहीं। जबकि हम विकास की तुलना वृद्धि से कर रहे थे तो वृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक गई थी और वो निश्चित समय था किशोरावस्था। किशोरावस्था के पश्चात वृद्धि नहीं चलती हैं, किशोरावस्था तक ही चलती हैं। किशोरावस्था के पश्चात विकास ही चलता रहता है और विकास जब प्राणी अंतिम शैया मृत्यु शैया पे हैं और अंतिम क्षणों में सांसें ले रहा है, उस समय भी उससे पूछा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चिंतन करता मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं उसकी सूझ पैदा मिलेगी आपको, कहीं ना कहीं उसके अंदर मस्तिष्क उसका कहीं ना कहीं काम करता हुआ मिलेगा आपको। जब उसकी सूझ मिलेगी, जब उसका चिंतन मिलेगा, जब उसके अंदर कुछ सोचने विचारने की क्षमता मिलेगी, हाँ हालांकि मृत्यु शैया पे है तो जब उसके अंदर सोचने विचारने की क्षमता है, कुछ सूझ की क्षमता है, तो हम कह सकते हैं कि विकास अनवरत चलता है, अनिश्चित समय है, इसका कोई निश्चित समय नहीं है। ये कब से कब तक चलता है? गर्भकाल से मृत्यु तक चलता है। और ये कब तक चलती है? केवल और केवल ये भी गर्भावस्था से कौन सी अवस्था तक चलता है? किशोरावस्था तक चलता है। उसके बाद वृद्धि को नापा तोला मापा जा सकता है। प्राणी की लंबाई कितनी है हमने पता लगा लिया, प्राणी का वजन कितना है हमने पता लगा लिया, प्राणी के हाथ की लंबाई कितनी है हमने पता लगा लिया, प्राणी को तोल लिया, मापन भी हमने कर लिया वृद्धि का। साथियों, कभी विकास के बारे में सुना है तुमने कि विकास का मापन किया जाता है? किसी के बारे में बताया जाता है कि इसकी बुद्धि इतनी है, इसका स्वरूप इतना है? नहीं किया जाता। लेकिन हमने यहाँ एक बात लिखी है, उसके ऊपर चिंतन करना कि विकास का नाप तोल माप संभव नहीं है। लेकिन इस चीज़ को हम इसके साथ पढ़ेंगे कि वृद्धि मात्रात्मक पक्ष लिए होती हैं और विकास मात्रात्मक व गुणात्मक पक्ष दोनों लिए रहता है। इनके ऊपर भी ध्यान देंगे कि वृद्धि को नाप लिया हमने, मात्रा है कि नहीं है। वृद्धि को हमने तोला तो मात्रा मिलेगी हमें, मापा तो हमें मात्रा मिलेगी। लेकिन विकास को यहाँ ये बात भी सत्य है, लेकिन यहाँ ये बात भी कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक दोनों बातें सत्य हैं कि यहाँ पे तो ये तो बात 101% सत्य है कि वृद्धि का माप तोल नाप संभव है, लेकिन विकास का माप तोल नाप संभव नहीं है। ये बात बिल्कुल, ये भी 101% सही है। लेकिन यहाँ पे कुछ मात्राएं विकास का कुछ मापन कर सकते हैं, वो हम आगे चर्चाएं करेंगे कि वृद्धि एक पक्षीय होती है और एक पक्ष कौन सा होता है? शारीरिक पक्ष होता है। प्राणी के शरीर का बढ़ना ही क्या है? वृद्धि है। प्राणी के शरीर के कुछ भाग बढ़ रहे हैं, वो शरीर के भागों का बढ़ना ही क्या कहलाती है? वृद्धि कहलाती है। और प्राणी के शरीर के भागों का बढ़ना ही वृद्धि है। प्राणी के शरीर में जो परिवर्तन आते हैं वो दिखाई भी देते हैं। इसी कारण से हमने यहाँ ऊपर वाली लाइन में लिखा है कि वृद्धि को नापा तोला और मापा जा सकता है। वृद्धि एक पक्षीय होती है, वो शारीरिक पक्ष होती है, क्योंकि ये चर्चाएं केवल और केवल शरीर के बढ़ने की करती हैं कि प्राणी का जो शारीरिक पक्ष है वो किस गति से बढ़ता है, किस लय और ताल में बढ़ता है, किस सीमा पे जाकर के रुकता है। तो वो सारा का सारा एक पक्ष है, केवल और केवल। क्या यहाँ मानसिक पक्ष आएगा? नहीं आएगा। मस्तिष्क का इसमें कोई स्वरूप नहीं है, केवल और केवल वृद्धि। और वृद्धि रखेगी तो कौन से पक्ष में रखेंगे? शारीरिक पक्ष में। दूसरा कौन सा है? विकास बहुपक्षीय है, इसका एक पक्ष नहीं है, अनेक पक्ष हैं। शारीरिक पक्ष भी इसमें शामिल होगा कि प्राणी का मस्तिष्क काम में करेगा। किसी प्राणी का मान के चलिए कि लंबाई बढ़ानी है तो वो उसके पेड़ के ऊपर लटकता है तो मस्तिष्क कार्य कर रहा है, तभी तो कर रहा है, तो उसका विकास बहुपक्षीय शारीरिक। दूसरा मानसिक में मैंने आप लोगों को बताया ये है कि मानसिक स्वरूप में, यहाँ देखिए, यहाँ जगह बची है थोड़ी। मानसिक स्वरूप में, मानसिक स्वरूप पक्ष में हम देखेंगे तो चिंतन है, मनन है, सूझ है, मस्तिष्क स्वयं है,
ये जो क्रियाएं हैं, प्राणी के विचार हैं, इन्हीं से चिंतन का निर्माण होता है। ये जो चीज़ें हैं ये शामिल की जाती हैं तो किस में, कौन से पक्ष में, मानसिक में। और प्राणी का सोचना, विचारना, प्राणी का जो ज्ञान, प्राणी का क्या है, ज्ञान है, प्राणी के विचार हैं, प्राणी के मस्तिष्क की क्रियाएं हैं, वो सारी की सारी किस में शामिल होंगी, विकास में होंगी। और विकास क्या है, बहुपक्षीय। जब प्राणी के अंदर नॉलेज है तो वो समाज में उठने बैठने चलने फिरने की गतिविधियों के बारे में बखूबी रूप से जानता है। तो उसके अंदर सामाजिकता के गुण भी हैं, समाज में किस तरीके से रहा जाता है, किस तरीके से जीवन यापन किया जाता है, कौन सी समाज के लिए क्रियाएं उपयोगी हैं, कौन सी क्रियाएं उपयोगी नहीं है। तो सामाजिक पक्ष भी कहीं ना कहीं उस विकास के लिए योगदान है। और नैतिक पक्ष भी, बालक अरे इस दुनिया में अगर मांगने वाली कोई चीज़ है तो वो ज्ञान ही है। अगर ज्ञान हमारे अंदर है तो हमारा बहुपक्षीय है कि नहीं है। आज प्राणी अपने ज्ञान से पता नहीं कितनी कितनी क्रियाएं, क्या क्या क्रियाएं कर रहा है। हवा में हवाई जहाज उड़ रहे हैं, पानी में जहाज चल रहे हैं, ये सारी की सारी क्रियाएं प्राणी के ज्ञान से ही तो हुई हैं। और प्राणी के ज्ञान से हुई हैं तो उसमें बहुपक्षीय हैं, उसमें नॉलेज है। और नॉलेज है तो नॉलेज कभी ख़त्म नहीं होता, आगे से आगे आगे से आगे आगे की गति से बढ़ता रहता है। और हमने यही बात समझाने का प्रयास किया है कि वर्दी एक निश्चित समय तक जाने के बाद रुक जाती है और विकास रुकता नहीं है। विकास आगे से आगे की गति में चलता रहता है। उधर कहते हैं वर्दी एक संकुचित अवधारणा है। जब वर्दी एक पक्ष लिए हुए है, आप लोगों ने इससे पहले एक लाइन पढ़ी कि वर्दी एक पक्षीय है। कौन सा, शारीरिक पक्ष है। जब एक इसका पक्ष है, शारीरिक पक्ष, तो स्वाभाविक सी बात है विकास क्या है, बहुपक्षीय है। तो ये संकुचित है कि नहीं है, ये केवल और केवल प्राणी के शरीर को बढ़ाने में सहायक है कि प्राणी का जो शारीरिक पक्ष है वो अकेला मजबूत करने का योगदान किसका है, केवल और केवल वर्दी का है। तो वर्दी एक संकुचित अवधारणा है, ये एक सिमट करके रह जाती है अपने सीमित दायरे के अंदर, इससे आगे नहीं बढ़ पाती। जबकि विकास हर एक क्षेत्र विशेष में अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है और बढ़ता भी है। आज जितने भी रिसर्च हो रहे हैं, अगर रिसर्च हो रहे हैं, उस रिसर्च में अगर लंबे चौड़े तकड़े आदमी का काम होता तो क्या रिसर्च होती। वो लंबा चौड़ा तगड़ा ठीक है, उसका शारीरिक पक्ष है, लेकिन उसके साथ उसका मानसिक पक्ष, उसका सामाजिक पक्ष, उसका नैतिक पक्ष, उसकी व्यापक अवधारणा, किस किस स्तर में वो सोच रहा है, किस स्तर में वो चिंतन कर रहा है, किस स्तर में उसके संवेग विकसित हो रहे हैं, कैसी उसके अंदर सूझ पैदा हो रही है, ये जब सारी चीज़ें मिलकर के आएंगी तो वो एक व्यापक अवधारणा बनेगी। व्यापक का अर्थ होता है बड़े स्तर की अवधारणा, धारणा रखना, सोचना, चिंतन मनन करना बड़े स्तर के ऊपर। और ये केवल और केवल एक संकुचित धारणा है कि इसमें केवल और केवल, संकुचित धारणा का अर्थ है कि इसमें केवल एक ही चीज़ सोची जाएगी। और वो कौन सा पक्ष सोचा जाएगा, केवल और केवल शारीरिक पक्ष सोचा जाएगा। इसमें इससे पहले हमने पढ़ा है शारीरिक पक्ष भी सोचा जाएगा, मानसिक पक्ष भी सोचा जाएगा, सामाजिक पक्ष भी सोचा जाएगा और नैतिक पक्ष भी, नैतिक पक्ष के बारे में भी चर्चाएं की जाएगी। उसके बाद में हमारा जो अगला जो अंतर है वो है वर्दी मात्रात्मक पक्ष लिए होती है, विकास मात्रात्मक है, गुणात्मक दोनों होता है। देखो साथियों कि वर्दी मात्रात्मक पक्ष लिए होती है, इसको मैं साफ कर देता हूं एक बार। वर्दी मात्रात्मक पक्ष लिए होते हैं। वर्दी को हमने यहां क्या लिखा, वर्दी मात्रात्मक, विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हैं। समझिए इस चीज़ को, कई बार मात्रात्मक विकास में आ जाता है तो विद्यार्थी पीछे हट जाते हैं। ये भी सत्य साबित करेंगे हम कि मात्रात्मक पक्ष, इसको तो हमने देखा कि वर्दी में मात्रा होती है। मात्रा किसकी होती है, जिसका मापन होता है, जिसको तोला जाता है, जिसको नापा जा सकता है, जिसको हम नाप सकते हैं। तो निर्धारित नाप आई, मात्रा है कि नहीं, तोला तो हमने निर्धारित मात्रा है,
मापन है तो क्या है, निर्धारित मात्रा है, तो इसका मापा तोला और जा सकता है, उसके अंदर क्या है, मात्रा है। अब आप कहोगे कि सर मस्तिष्क है, मस्तिष्क को कैसे मापा जाएगा? ये बात आपकी भी सत्य है दोस्तों कि मस्तिष्क को कैसे मापा जाएगा, जो हमारे विचार हैं उनको कैसे मापा जाएगा, हमारी चिंतन की प्रक्रिया को कैसे मापा जाएगा, उसके बाद हमारी जो सूझ है उसको कैसे मापेंगे हम। आपकी बात भी सत्य है, लेकिन साइकोलॉजी माप देती है किसको? इसमें एक ही बात सामने निकल कर के आती है। वो निकलने वाली बात ये है कि दोस्तों हम एक शब्द पढ़ते हैं साइकोलॉजी के अंदर, हमारे एक शब्द आता है जिसका नाम है बुद्धि। ये पूरा टॉपिक आता है हमारा बुद्धि, और बुद्धि को नापने का काम स्टर्न नामक मनोवैज्ञानिक करते हैं। कौन करते हैं? स्टर्न करते हैं। स्टर्न कहते हैं IQ बराबर MA/CA गुणा में 100। ये एक सूत्र देते हैं, एक नंबर का हर एग्जाम में पूछा जाता है कि बुद्धि का सूत्र क्या है, तो ये ध्यान रखना। IQ बराबर MA/CA गुणा में, सो हिंदी में लिखता हूँ बुद्धि लब्धि बराबर है मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु और गुणा में 100। ये बुद्धि लब्धि का सूत्र है। इसी बुद्धि लब्धि के सूत्र से हम बुद्धि आंकते हैं, और बुद्धि आंकने के पश्चात हम यहाँ जो भी लिखते हैं उस बुद्धि को मान के चलिए, जो भी लिखते हैं ये लिखते हैं बुद्धि लब्धि हम मापते हैं। तो यानी ये माने मेंटल एज 10/12 गुणा में 100 बराबर हमारा इसका 120। देखिए जो हम बुद्धि लब्धि आती है, बुद्धि लब्धि की बुद्धि में पढ़ेंगे सारणी, तो उसमें हम पढ़ते हैं 0 से 25 जड़ बुद्धि है। उसी तरीके से चलते चलते पढ़ते हैं 140 से ऊपर वाले प्रतिभाशाली हैं। तो यहाँ हमने कहने का तात्पर्य बुद्धि विकास का हिस्सा है कि नहीं, ये बताओ साथियों, बुद्धि विकास का हिस्सा है कि नहीं? और जब बुद्धि विकास का हिस्सा है तो बुद्धि को हम माप सकते हैं, और बुद्धि को माप सकते हैं तो प्राणी की बुद्धि का पता लगा सकते हैं। प्राणी की बुद्धि का पता लगा सकते हैं तो बुद्धि को आप विकास में रखोगे या वृद्धि में रखोगे? बोलिए। बुद्धि को तो विकास में ही रखोगे, जबकि वृद्धि में नहीं रखा जाता, और मापा भी जाता है बुद्धि को, तो बुद्धि का मापन किया जाता है। और बुद्धि का मापन किया जाता है तो हम कह सकते हैं कि विकास मात्रात्मक भी है साथियों, और विकास गुणात्मक भी है। इसी के साथ आगे के अंतरों के बारे में हम आगे की क्लास में चर्चाएं करेंगे। धन्यवाद साथियों।